हेलो एवरीवन, मैं दीपिका मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में विटामिन्स के बारे में डिस्कशन किया था, कौन से हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं और कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। और हम लोगों ने विटामिन B1 यानी थायमिन के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो हम लोग आज की क्लास अपनी विटामिन B2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, विटामिन B2 B2 से। ओके, तो विटामिन B2 इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। विटामिन B2 जो है ये विटामिन बी का ही एक समूह है। विटामिन बी जो है इसी का एक समूह है विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन क्या कहते हैं या वाटर सॉल्युबल होता है। विटामिन बी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ओके, तो विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं और किन किन नामों से इनको जाना जाता है? लैक्टोफ्लेविन। इनको और किस नाम से जाना जाता है? लैक्टो इनको लैक्टोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। और इनको विटामिन जी के भी नाम से जाना जाता है। किन किन नामों से? विटामिन जी। B2 को हम विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है और लैक्टोफ्लेविन भी B2 को कहा जाता है। और इसको पेलाग्रा विदाउट पेलाग्रा विटामिन भी कहा जाता है या फिर पेलाग्रा साइन विटामिन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, विटामिन B2 में जो होता है इसकी कमी से जो है पेलाग्रा नामक रोग नहीं होता है। इसकी बस इसकी कमी से क्या होता है, उसके साइन यानी लक्षण देखने को मिलते हैं। पूरी तरह से उसके वो बीमारी पेलाग्रा नहीं होती। विटामिन B3 की कमी से होती है, बट इस B2 की कमी से पेलाग्रा के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पेलाग्रा विदाउट पेलाग्रा और पेलाग्रा साइन पेलाग्रा क्या कहा जाता है? पेलाग्रा विदाउट पेलाग्रा और पेलाग्रा साइन पेलाग्रा। पेलाग्रा ये क्या होता है? ये जैसे पेलाग्रा विदाउट पेलाग्रा या साइन पेलाग्रा, इसमें हमको विटामिन B2 की कमी से बस पेलाग्रा के लक्षण देखने को मिलते हैं, ना कि पेलाग्रा नामक रोग होता है। बस उसमें हल्के हल्के उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और B3 की कमी से हमारा पेलाग्रा नामक रोग होता है। तो हम B2 की कमी को या B2 को पेलाग्रा विदाउट पेलाग्रा या पेलाग्रा साइन पेलाग्रा भी कहते हैं। और B2 को विटामिन जी के नाम से जाना जाता है, राइबोफ्लेविन और लैक्टोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे नाम जो हैं विटामिन B2 के ही हैं। ओके, तो एक मिनट माइक लगा लेती हूँ। ये जो है B2 हमारा ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी B2 जल में घुलनशील विटामिन होता है। यह क्या होता है? जल में घुलनशील। B2 जल में घुलनशील होता है। ओके, और क्या होता है? यह जो है विभिन्न एंजाइमों के साथ मिलकर सह एंजाइम के रूप में हमारा B2 कार्य करता है। किसके साथ? विभिन्न एंजाइमों के साथ मिलकर, यानी कोर एंजाइम के रूप में यह कार्य करता है, शरीर की क्रियाओं में भाग लेता है। और ये विटामिन B2 जो है ये हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है।
और क्या करता है ये त्वचा से भी मतलब त्वचा के को स्वस्थ रखने का भी कार्य करता है। मैक्सिमम जितने भी विटामिन है उसमें 2 पॉइंट आपका जान लीजिए कॉमन है। कौन कौन से? एक तो विटामिन जो है शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक है और दूसरा सारे ही विटामिन जो है त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। जैसे मेनली जो मान लीजिए विटामिन सी जान रहे आप, लेकिन इस सारे विटामिन कुछ ना कुछ त्वचा को स्वस्थ रखने में इनका भी रोल होता है। तो 2 पॉइंट्स आपके जान लीजिए कॉमन है हर एक विटामिन में। शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं और क्या करते हैं त्वचा को भी स्वस्थ रखने का काम ये करते हैं। तो विटामिन बी जो B2 जो है राइबोफ्लेविन हमारा, ये शरीर को स्वस्थ रखने, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है और त्वचा को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। और क्या करता है जितने भी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट ना कि मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं हमारे कार्बोज और फैट और क्या है कार्बोज फैट और प्रोटीन, ये सब हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो विटामिन जो है विटामिन B2 जो है इन सभी के अवशोषण या इन सभी के चयापचय में सहायक होता है। चयापचय में सहायक। ओके, विटामिन जो है वो जितने भी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कार्बोज फैट और प्रोटीन के चयापचय में विटामिन B2 सहायक होता है। और क्या ये कैसा होता है? ये पीले रंग का होता है, कुछ नारंगीपन लिए पीले रंग का इसका रंग होता है। कैसा? पीला रंग, पीला होता है, कुछ ऑरेंज कलर छुके पीला ये होता है। और क्या इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से जैसे हमने बताया इसकी कमी से पेलाग्रा के लक्षण देखने को, पेलाग्रा विदाउट पेलाग्रा, पेलाग्रा साइन पेलाग्रा, इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। और यह तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेने वाला कोएंजाइम, इसको कह सकते हैं तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेने वाला कोएंजाइम के नाम से भी यह जानते हैं। और ये हार्मोन्स को नियमित और नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। साथ ही आरबीसी के निर्माण में भी विटामिन B2 सहायक होता है, हार्मोन्स को नियंत्रित और नियमित करने में। और क्या किसमें? आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। हमारा आरबीसी का लाइफ टाइम कितना है, जीवन काल कितना है आरबीसी का? आरबीसी का ये पूछा भी जाता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? जीवन काल 120 डेज का होता है। कितने डेज का? 120 डेज का। आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है 120 डेज का होता है। तो विटामिन B2 जो है ये हमारे हार्मोन्स को नियमित और नियंत्रित करने में भी सहायक होता है और आरबीसी को बनाने में भी यह सहायक होता है। इसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से पुरुषों के अंडकोश में जो है घाव हो जाता है। और यह नाड़ी संस्थान को सुचारू रूप से चलाता है। यह नाड़ी संस्थान को सुचारू रूप से चलाने का भी कार्य करता है। इसकी कमी को क्या कहते हैं? फ्लेविनोसिस। विटामिन B2 की कमी को एरिबोफ्लेविनोसिस भी कहा जाता है। विटामिन B2 की कमी को एरिबोफ्लेविनोसिस कहा जाता है। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। विटामिन B2 की कमी को क्या कहते हैं? तो विटामिन B2 की कमी को एरिबोफ्लेविनोसिस कहा जाता है। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। एरिबोफ्लेविनोसिस कहा जाता है विटामिन B2 की कमी को। तो आप लोग
लोग इनके कार्यों के बारे में एक बार नोट कर लीजिए। इनके सारे नाम को नोट कर लीजिएगा। विटामिन B2 को विटामिन जी, राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन, पिलाग्रा विदाउट पिलाग्रा या पिलाग्रा साइन पिलाग्रा के भी नाम से जाना जाता है, या जल में घुलनशील होता है। और क्या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में यह कोऑपरेट करता है। ओके, और यह पीले रंग का होता है, नारंगी छू के पीला रंग लिए हुए होता है। ओके, विटामिन B2 के कार्य, B2 के कार्य, यह सहएंजाइम के रूप में कार्य करता है। एंजाइम के रूप में कार्य करता है। और क्या करता है यह? शारीरिक वृद्धि और विकास में, शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक, विकास में सहायक। और कार्बोज, फैट, प्रोटीन के चयापचय में सहायक, चयापचय में सहायक। और क्या करता है यह हार्मोन को नियमित और नियंत्रित करने का, हार्मोन्स को नियमित एवं नियंत्रित करने का कार्य करता है। नियंत्रित करने के साथ आरबीसी को बनाने में भी सहायक होता है, आरबीसी को बनाने में सहायक। ओके, और इसके क्या कार्य है? यह त्वचा को स्वस्थ रखने का भी कार्य करता है। त्वचा को स्वस्थ रखना और नाड़ी संस्थान को सुचारू रूप से चलाना, संस्थान को सुचारू रूप से चलाना। ओके, यह नाड़ी संस्थान को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। इसकी कमी से अंडकोश में घाव हो जाता है। कमी से पुरुषों के अंडकोश में घाव हो जाता है, कि अंडकोश में घाव। ओके, तो यह सहएंजाइम के रूप में कार्य करता है, तंतुओं के ऑक्सीकरण में सहएंजाइम के रूप में कार्य करता है। शारीरिक वृद्धि और विकास में भी यह सहायक होता है। जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोज, फैट, प्रोटीन है, सभी के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में यह सहायक होता है। यह त्वचा को स्वस्थ रखने का, नाड़ी संस्थान को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। और इसकी कमी से पुरुषों के अंडकोश में घाव हो जाता है। ओके, और हमने बताया ना कि इसकी कमी को क्या कहते हैं? एलिगोफ्लेविनोसिस कहते हैं। विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी को एलिगोफ्लेविनोसिस कहते हैं। देखिए, इसका राइबोफ्लेविन से नाम मिलता जुलता सा है ना, तो इसलिए इसको ऐसे याद रखिएगा कि इसकी कमी को एलिगोफ्लेविनोसिस कहते हैं। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन B2 की कमी से
चिलोसिस हो जाता है। चिलोसिस आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हमने बताया भी ना, चिलोसिस हो जाता है। चिलोसिस में क्या होता है, ये जो लिप्स होते हैं इसके कॉर्नर में यानी साइड साइड कट जाते हैं, ब्लड आने लगते हैं, साथ ही पेन भी होता है, तो इसको हम चिलोसिस कहते हैं। विटामिन B2 की कमी से ये होता है। और ग्लोसाइटिस होता है, कौन कौन से, विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग देखते हैं हम लोग। विटामिन B2 की कमी से कौन से रोग होते हैं। विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन B2 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, हमने बताया चिलोसिस होता है, और क्या होता है, ग्लोसाइटिस होता है, एंगुलर स्टेमेटाइटिस होता है, नासालोबियल फोल्ड होता है, और कार्नियल वेस्कुलराइजेशन होता है। अब इन सभी के बारे में डिटेल आपको बताते हैं कि ये चिलोसिस और ग्लोसाइटिस ये सब क्या है। क्या होता है, चिलोसिस, चिलोसिस, और क्या होता है, ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस, और तीसरा एंगुलर स्टेमेटाइटिस, एंगुलर स्टेमेटाइटिस, और नासालोबियल फोल्ड, नासालोबियल फोल्ड। और पांचवा आपका होगा कार्नियल वेस्कुलराइजेशन, तो विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, एंगुलर स्टेमेटाइटिस, नासालोबियल फोल्ड और कार्नियल वेस्कुलराइजेशन होता है। तो चिलोसिस में हमने अभी बताया, चिलोसिस में क्या होता है, लिप्स के यानी होठों के साइड साइड किनारे साइड में कट जैसे जाते हैं और घाव हो जाता है, वहां से रक्तस्राव होता है, जिससे हमको दर्द होता है। क्या होता है, जैसे ये हमारे चिलोसिस में क्या होता है, जैसे ये आपका लिप्स है, ओके, तो इसमें क्या होता है, ये साइड साइड जो है यहाँ घाव हो जाता है, यहाँ पे होठ ये जो है लिप्स में यहाँ पे कट जाते हैं, घाव हो जाता है, रक्त का स्राव होता है, और बोलने में भी या फिर कुछ खाने पीने में या वैसे ही ये काफी पेनफुल होता है चिलोसिस में। और ग्लोसाइटिस में क्या होता है, ग्लोसाइटिस में जैसे हमारी जो टंग है यानी जो जीभ है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और टंग का कलर रेड रेड सा हो जाता है, उसमें छोटे छोटे दाने जैसे निकल आते हैं ब्लैक और रेड में, और वो काफी पेनफुल होता है। क्या होता है, जैसे ग्लोसाइटिस में ये जो हमारी टंग है इसमें क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, और क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, और इसका कलर रेड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और इसका कलर हमारी टंग का कलर काफी रेड रेड सा ये कलर इसका हो जाता है, और इसमें दाने निकल आते हैं रेड और ब्लैक कलर में, छोटे छोटे दाने, रेड और ब्लैक ब्लैक में छोटे छोटे दाने देखने को मिलते हैं, और काफी पीड़ादायक ये होता है हमारा क्या, ग्लोसाइटिस। टंग में आप इसको हम बोलते जा रहे हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर सकती हैं। चिलोसिस में क्या होता है, लिप्स के साइड साइड कट जाते हैं जिसमें से रक्तस्राव होता है और काफी पेन होता है। और हमारे ग्लोसाइटिस में इसमें टंग में हमारी स्वेलिंग हो जाती है, टंग का कलर रेड हो जाता है, उसमें छोटे छोटे दाने निकल आते हैं रेड और ब्लैक कलर में, और ये काफी पीड़ादायक होता है। और एंगुलर स्टेमेटाइटिस इसमें क्या होता है, जैसे हमारे जो ये चीक यानी गाल जो है इसमें
धब्बे जैसे पड़ जाते हैं और घाव सा हो जाता है, रेड कलर में ऐसे घाव घाव सा दिखने लगता है। किसमें? एंगुलर स्टेबिलिटाइटिस में। गालों का जो कलर है लाल धब्बा सा पड़ जाता है, गालों पर लाल धब्बा, और धीरे धीरे ये घाव का रूप ले लेता है, धीरे धीरे घाव का रूप ले लेता है। होता है ना कभी कभी, जैसे सर्दियों में क्या होता है, ठंडक के सीजन में यहाँ पे ऐसे हो जाता है, रूखापन सा ज्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे करके रेड हो जाता है, घाव हो जाता है, किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती है। बट ये ना केवल ठंडियों में विटामिन B2 की कमी जिसको होगी, हर सीजन में, मतलब उसको किसी भी सीजन में ये हो सकता है, गालों पर लाल धब्बा हो जाता है, धीरे धीरे वो घाव का रूप ले लेता है। और ये जो नासालोबियल फोल्ड है, इसमें क्या होता है, हमारी जो लाफ लाइन यानी स्माइल लाइन जो है, स्माइल लाइन कौन सी है हमारी, ये नोज की, मतलब स्माइल करिए, स्माइल करने पे ये लाइन जो है थोड़ा सा सिकुड़ा सा आ जाता है इस पे ना, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो नोज के बगल मतलब स्माइल लाइन उसको बोलते हैं, लाफ लाइन, उसमें घाव जैसा हो जाता है, रेड कलर में हो जाता है, उसमें धब्बा सा पड़ जाता है, वो भी काफी पेनफुल होता है। दर्द होता है इसमें। ये नासालोबियल जो है, इसमें क्या होता है, ये स्माइल लाइन और लाभ लाइन से संबंधित नेसोलोबियल सेबोरिया रोग कहते हैं। तो हमारा जो नासालोबियल फोल्ड है, इसे हम स्पाइन लाइन या लाफ लाइन से संबंधित नासालोबियल सेबोरिया रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? नेसोलोबियल सेबोरिया रोग। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी ये नोज है ना, ये नोज है, और स्माइल लाइन हमारी ये है ना, यहाँ ये लिप्स है हमारा, ये हमारा लिप्स हो गया। आर्ट में काफी अच्छी नहीं है, बट समझाने के लिए बना दे रही हूँ। ये नोज के बगल ये जो लाइन है ना, ये स्माइल लाइन है। तो यहाँ क्या होता है, इस लाइन पे रेड रेड से हो जाते हैं और ये घाव का रूप ले लेते हैं, जिससे ये काफी पेनफुल होता है। ये लाइन स्माइल लाइन के बगल रेड रेड धब्बे से पड़ जाते हैं, रेड हो जाते हैं काफी, और हंसने पर या बोलने पर ये काफी, मुस्कुराने पर ये काफी पेनफुल होता है। तो नासालोबियल फोल्ड में ये संकेत देखने को मिलता है। और हमारा ये क्या है, कार्नियल वेस्कुलराइजेशन। इसमें क्या होता है, जब हमारी रेटिना पर सूर्य की किरणें या फिर कोई भी प्रकाश पड़ता है, तो हमारी आंखें उसको सहन नहीं कर पाती। आंखों पर जब रेटिना पर प्रकाश पड़ता है तो हमारी आंखें उसको सहन नहीं कर पाती है, और आंखों में जलन होता है और पानी भी आता है। और क्या होता है कि हमारी आंखों की जो कार्निया है, उसमें सेल्स का जाल सा बना हुआ दिखता है। देखने पर ऐसा लगेगा आंखों को जैसे लगता है कि रक्त एकदम से, मतलब ब्लड जमा हुआ सा है आंखों पे। देखने में किसी किसी का लगता है कि काफी रेड हुई जाती है आंखें, तो देखने में लगता है जैसे ब्लड ही जम गया है। तो इसमें क्या होता है, कार्नियल वेस्कुलराइजेशन में ये प्रॉब्लम होती है, जैसे सेल्स का जाल सा बन जाता है, देखने में लगता है आंखों में ब्लड जम गया है, और प्रकाश को सहन नहीं कर पाते हैं, और आंखों में जलन और पानी आने की समस्या इसमें होती है। क्या होता है, आंखों की जो रेटिना है प्रकाश को सहन नहीं कर पाती, और आंखों में जलन
पानी आता है, पानी आता है और आंखों की जो कार्निया है काफी रेड हो जाती है, कार्निया लाल हो जाती है। ओके, आई बात समझ में? तो विटामिन B2 यानी राइबोफ्लोविन की कमी से ये सारे रोग चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, एक्यूलर स्टेमेटाइटिस, नासालोबियल फोल्ड और कार्नियल वेस्कुलराइजेशन, ये सारे रोग हमें विटामिन B2 की कमी से देखने को मिलते हैं। चिलोसिस में हमने आपको बताया, ग्लोसाइटिस में टंग में स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाता है, रेड ब्लैक में दाने निकल आते हैं जो कि काफी पेनफुल होता है। एक्यूलर स्टेमेटाइटिस में गालों पर लाल धब्बे से पड़ जाते हैं, धीरे धीरे करके वो घाव बन जाते हैं। और नासालोबियल फोल्ड में जो हमारी स्माइल लाइन यानी लाफ लाइन है, वहां पर घाव सा हो जाता है रेड रेड कलर का, जो स्माइल करने पर काफी पेन होता है। और कार्नियल वेस्कुलराइजेशन में क्या होता है, रेटिना जो हमारे प्रकाश को यानी लाइट को आंखें सहन नहीं कर पाती हैं, आंखों से पानी गिरता है और आंखों में जलन भी होती है और कार्निया जो होती है काफी रेड रेड सी हो जाती है। ओके, तो विटामिन B2 की कमी से ये सारे रोग देखने को मिलते हैं। और विटामिन B2 की कमी से अल्सर भी देखने को क्या मिलता है। ओके, अल्सर जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। अल्सर मुख्यतः विटामिन B2 की कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से। ओके, तो नोट कर लीजिएगा, अल्सर जो मुख्यतः विटामिन B2 की कमी से होता है। और कौन सी समस्या देखने को मिलती है? और अल्सर मतलब विटामिन B2 का जो विसर्जन होता है ये भी यूरिन के माध्यम से होता है, इसलिए यूरिन के माध्यम से पर डे ये निकलता रहता है, इसलिए हमें विटामिन B2 की मात्रा अधिक मात्रा में प्रतिदिन आहार के माध्यम से लेनी चाहिए। और ये पाया किसमें जाता है? सूखा ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसको मिटा देती हूँ, नोट करना होगा आप लोग, इसको हमने बता दिया, अपने तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है? प्राप्ति के स्रोत क्या है? सूखा ईस्ट यानी खमीर, और क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, और क्या है? हरी पत्ती, सूखा ईस्ट, यकृत, दूध व दूध पाउडर, चोकर, फल, दूध या दूध पाउडर और चोकर आदि में यह पाया जाता है, चोकर आदि में। और यह मांस मछली में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। हमारा B2 जो है मांस मछली में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मछली में कम मात्रा में या ना के बराबर पाया जाता है। ओके, तो सूखा ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध या दूध पाउडर, चोकर आदि ये सभी जो है विटामिन B2 प्राप्ति के स्रोत है। यह मांस मछली, इन सभी में विटामिन B2 बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो विटामिन B2 आप लोगों को समझ में आया? नोट कर लीजिए इसकी प्राप्ति के स्रोत को, और इसको भी कि अल्सर जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। अब हम लोग नियासिन यानी विटामिन B3 के बारे में पढ़ेंगे। हमारा B2
जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब हम विटामिन B3 जिसे नियासिन कहा जाता है उसके बारे में देखेंगे। विटामिन B2, विटामिन B3 इसको क्या कहा जाता है? नियासिन। और किस नाम से इसको जानते हैं? निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड। विटामिन B3 को ही हम नियासिन के नाम से जानते हैं, निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं, निकोटिनामाइड के भी नाम से जानते हैं, और इसे क्या कहते हैं? एंटी पेलाग्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी पेलाग्रा। निकोटिनामाइड के भी नाम से इसको जाना जाता है, निकोटिनामाइड। ओके, और किस नाम से? एंटी पेलाग्रा। एंटी पेलाग्रा इस नाम से इसको जाना जाता है। या जो है एंटी मीन्स क्या होता है? या रोधी या रोकना। एंटी मीन्स एक तो होता है रोधी, तो एंटी मीन्स रोधी हुआ तो एंटी पेलाग्रा यानी यह पेलाग्रा होने से बचाता है, इसलिए यह इसको एंटी पेलाग्रा के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 को नियासिन, निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड और एंटी पेलाग्रा के नाम से जाना जाता है। यह जल में घुलनशील होता है, या गर्भ जल में अधिक मात्रा में घुलनशील होता है। इसको 120 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हम बॉयल करते हैं तो यह नष्ट नहीं होता है। विटामिन B3 को जब हम बॉयल करते हैं 120 डिग्री टेम्परेचर पर तो भी यह नष्ट नहीं होता है, यह उसी स्थिति में बना रहता है। ओके, 120 डिग्री टेम्परेचर पर विटामिन B3 यानी नियासिन को गर्म करने पर यह नष्ट नहीं होता है, यानी उस टेम्परेचर को इसमें टेम्परेचर को सहन करने की इसमें शक्ति होती है। और जब हम प्रोटीन युक्त आहार लेते हैं तो ट्रिप्टोफैन नामक जो अमीनो एसिड होता है वह हमारे शरीर में जाकर किसमें? नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन लेने पर, जब हम प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं, एक मिनट ब्लैक वाले, प्रोटीन युक्त भोजन लेने पर, प्रोटीन युक्त भोजन लेने पर उसमें उपस्थित जो ट्रिप्टोफैन होता है, क्या उसमें उपस्थित ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड, यह हमारे शरीर में जाकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? नियासिन में। किसमें? एसिड शरीर में जाकर नियासिन यानी विटामिन B3 में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो जब हम प्रोटीन युक्त आहार लेते हैं तो उस प्रोटीन युक्त आहार में ट्रिप्टोफैन नामक जो अमीनो एसिड होता है यह हमारी बॉडी में जाकर नियासिन में, ट्रिप्टोफैन जो है वह नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन लेंगे, ट्रिप्टोफैन 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन लेने पर हमको कितनी मात्रा में नियासिन की प्राप्ति होती है? 1 मिलीग्राम नियासिन प्राप्त होता है। कितना? 1 मिलीग्राम
नियासिन। जब हम 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन ग्रहण करते हैं भोजन के माध्यम से या किसी माध्यम से, तो हमको 1 मिलीग्राम नियासिन यानी विटामिन B3 की प्राप्ति होती है। ओके, अब हम देखेंगे नियासिन के कार्य यानी विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड के कार्य के बारे में। अब जैसा कि हमने बताया था, सारे जो विटामिन हैं वो शारीरिक वृद्धि में और त्वचा को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। तो ठीक उसी तरह विटामिन B3 भी हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। यह त्वचा को कांतिमय बनाए रखने का कार्य करता है और हमारी आंखों को भी स्वस्थ रखने का कार्य विटामिन B3 करता है। और हमारे जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं यानी कार्बोज, वसा और क्या है प्रोटीन, इन सभी के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में यह सहायक होता है। और यह जो है नियासिन जो है वसा के संश्लेषण और ग्लूकोज के उपयोग में सहायक होता है। किसमें? नियासिन हमारा वसा के संश्लेषण और ग्लूकोज के उपयोग में सहायक होता है। नोट कर लीजिए इसके कार्यों के बारे में। विटामिन B3 के कार्य, ओके, B3 के कार्य। अब इसके कार्य क्या है? शारीरिक वृद्धि में सहायक, शारीरिक वृद्धि में सहायक और त्वचा को कांतिमय बनाए रखने में सहायक, त्वचा को कांतिमय बनाए रखना। और क्या करता है यह? आंखों को स्वस्थ रखने का भी कार्य करता है। आंखों को स्वस्थ रखना। और क्या करता है ये? हमारे जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कार्बोज, फैट और प्रोटीन के चयापचय में यह सहायक होता है। प्रोटीन के चयापचय में सहायक। और क्या करता है यह जो है वसा के संश्लेषण और ग्लूकोज के उपयोग में सहायक होता है। वसा के संश्लेषण यानी फैट के संश्लेषण, वसा के संश्लेषण और ग्लूकोज के उपयोग में सहायक। ओके, तो ये सारे हमारे विटामिन B3 यानी निकोटिनिक एसिड के कार्य है। शरीर में वृद्धि करना, त्वचा को कांतिमय बनाए रखना, आंखों को स्वस्थ रखना, कार्बोज, फैट, प्रोटीन के चयापचय में सहायक और वसा के संश्लेषण तथा ग्लूकोज के उपयोग में सहायक। और क्या होता है? और इसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से होता क्या है? हमने कल बताया था विटामिन B2 के, हमने अभी बताया ना विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? उसमें फैलाग्रा नामक रोग नहीं होता है, उसके सिम्टम्स यानी लक्षण बस दिखाई देते हैं। और विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है और जिसे हम D3 के रूप में भी जानते हैं। पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है जिसको हम D3 के रूप में जानते हैं। अब ये D3 क्या है हम इसको देखेंगे। ओके, D3 और D4 सुना होगा आप लोगों ने। ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं D3 और D4 के बारे में। तो विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नामक रोग होता है ना। और
जिसे D3 और D4 के भी रूप में, D3 और D4 के रूप में जाना जाता है। ओके, तो पेलाग्रा में होता क्या है, इसमें जैसे डायरिया, जैसे बार बार क्या वो लूज मोशन होता, बार बार दस्त आता है, तो पेलाग्रा में दस्त आता है और त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं, डर्मेटाइटिस। और क्या होता है, और इसमें जैसे हमारी जो याददाश्त की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसे हम डेमेंशिया कहते हैं। ओके, तो पेलाग्रा में नामक रोग विटामिन D3 की कमी यानी नियासिन की कमी से होता है। अब ये हमारा D3 है क्या, D3 हमारा क्या है, हम इसको जानेंगे। D3 हमारा डायरिया, और दूसरा क्या हुआ, डिमेंशिया, और डर्मेटाइटिस। ओके, तो डायरिया में क्या होता है, इसमें अतिसार, इसको जैसे कह सकते हैं, बार बार दस्त होता है। और डिमेंशिया, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी स्मृति जो है इसकी हानि होती है, यानी याददाश्त की क्षमता कम हो जाती है, स्मृति की हानि होती है, इसमें स्मृति की हानि, और किसी नई चीज को सीखने की जो उत्सुकता होती है वह समाप्त, कोई नई चीज सीखने की जिज्ञासा जो होती है वह समाप्त हो जाती है, नई चीजों को सीखने की इच्छा समाप्त हो जाती है, इच्छा ओके। और डर्मेटाइटिस में क्या होता है, डर्मेटाइटिस हमारा त्वचा से संबंधित होता है, इसमें जो है जैसे त्वचा का स्किन का जो कलर होता है वो बेदरंग हो जाता है, धब्बेदार हो जाता है, और उसमें खुजली और जलन होती है। त्वचा का रंग क्या होता है, बेदरंग हो जाता है और धब्बेदार हो जाता है, इसमें त्वचा का रंग बेदरंग और क्या हो जाता है, धब्बेदार, और त्वचा में खुजली और जलन होती है, त्वचा में खुजली और जलन होती है, और चेहरा इससे प्रभावित होता है, चेहरा हमारा जो है इससे प्रभावित होता है। ओके, इसमें त्वचा का कलर अजीब सा हो जाता है, धब्बेदार त्वचा हो जाती है, खुजली और जलन होता है, चेहरा भी इससे प्रभावित होता है, चेहरा अजीब सा हो जाता है, चेहरे का स्किन जो है। तो ये सारे रोग, ये सारे परेशानियां हमको D3 में देखने को मिलती है। तो D3 क्या है, D3 में आपका डायरिया, डेमेंशिया और डर्मेटाइटिस, ये 3 बीमारियां आपकी D3 में आती है। डायरिया में बार बार दस्त होता है, डेमेंशिया में याददाश्त यानी स्मृति की हानि होती है, नई चीजों को सीखने की ललक समाप्त हो जाती है, और डर्मेटाइटिस में त्वचा धब्बेदार होती है, खुजली, जलन, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ये तो हुआ हमारा D3। अब D4 किस में आएगा, D4 किसे कहते हैं, तो D4 में क्या होता है, D4 में इसी में प्लस करके डेथ को भी जोड़ दिया जाता है, डेथ मीन्स मृत्यु हो गई ना, तो D4 में क्या होता है, व्यक्ति की यानी इंसान की मृत्यु हो जाती है। जब यह सारी स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती है, गंभीर हो जाती है स्थिति, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो D4 पूछेगा, तो D4 में डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस और लास्ट में
डेथ भी इंक्लूड रहेगा। बट अगर D3 पूछा तो डायरिया, डेमेंशिया और डर्मेटाइटिस रहता है। तो D3 और D4 में यही अंतर है। D4 में व्यक्ति की स्थिति गंभीर होने पर डेथ भी हो जाता है। तो पेलाग्रा में ये सारी परेशानियां या बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं, जो कि विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से होती है। और एक है आपका कैशलेस नेकलेस। इसमें क्या होता है, यह भी मतलब इसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से कैशलेस दिख रहा है ना, नेकलेस। ओके, तो विटामिन B3 की कमी से कैशलेस नेकलेस हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, यह भी हमारी डर्मेटाइटिस की तरह ही होता है, बट इसमें गले की जो त्वचा होती है वह ज्यादा प्रभावित होती है। यह जो है डर्मेटाइटिस की तरह ही होता है, डर्मेटाइटिस की तरह होता है। बट ये जो डर्मेटाइटिस के सारे सिम्टम्स हैं, ये सारी चीजें इसमें होती है, बट इसमें क्या होता है, हमारे गले की त्वचा प्रभावित होती है। बट गले की त्वचा प्रभावित होती है। तो कैशलेस नेकलेस हमारा विटामिन B3 की कमी से होता है। इसमें गले की त्वचा अधिक प्रभावित होती है। अब इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है, इसको आप सभी नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसकी प्राप्ति के, विटामिन B3 प्राप्ति के स्रोत क्या है, हम इसको देखेंगे। ओके, यह हमें पेलाग्रा नामक रोग से बचाता है। विटामिन B3 की मात्रा पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से पेलाग्रा नामक रोग नहीं होता है, इसलिए इसको एंटी पेलाग्रा विटामिन भी कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम में पूछे एंटी पेलाग्रा विटामिन कौन सा है, तब हम क्या बताएंगे, विटामिन B3 यानी नियासिन है। तो विटामिन B3 की प्राप्ति के स्रोत, प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, 1 मिनट। प्राप्ति के स्रोत, बिना पॉलिश किया हुआ चावल, बिना पॉलिश किया चावल, खमीर, मूंगफली का दाना, मूंगफली का दाना, और क्या होता है, अंकुरित अनाज, मूंगफली का दाना, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज। अब ये जो है विटामिन B3 जो है, ये खमीर यानी यीस्ट में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, खमीर को हम PPN कहते हैं। खमीर को किस नाम से मतलब ये B3 की प्राप्ति होने के कारण हम खमीर को PPN कहते हैं, यानी पेलाग्रा जो है क्या कहते हैं, पेलाग्रा प्रिवेंटिंग न्यूट्रिएंट। ओके, खमीर को क्या कहते हैं, खमीर को, इसको नोट कर लीजिए, खमीर को
विटामिन B3 का पीपीएन कहते हैं, पीपीएन कहते हैं। अब ये पीपीएन क्या है? पीपीएन हमारा हो गया पेलाग्रा प्रिवेंटिंग न्यूट्रिएंट। ओके, पेलाग्रा प्रिवेंटिंग न्यूट्रिएंट यानी पेलाग्रा निवारण तत्व। ओके, तो खमीर में विटामिन B3 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम खमीर को विटामिन B3 का पीपीएन कहते हैं। ओके, विटामिन B3 का पीपीएन किसे कहते हैं? खमीर को। खमीर को किसका पीपीएन कहते हैं? विटामिन B3 का। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पीपीएन का फुल फॉर्म पेलाग्रा प्रिवेंटिंग न्यूट्रिएंट है, यानी इसका प्रिवेंटिंग मींस क्या होता है? निवारक है ना, निवारक। तो ये पेलाग्रा निवारक तत्व है। अब नोट कर लीजिए, अब जो है इसका विसर्जन कैसे होता है विटामिन B3 का। विटामिन B3 का विसर्जन जो है यूरिन के द्वारा, यानी यूरिन के माध्यम से, यानी मूत्र के माध्यम से विटामिन B3 का विसर्जन होता है। यह हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, यह हमारे यूरिन के माध्यम से डेली करके बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन B3 युक्त, प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, और उसमें भी प्रोटीन युक्त में भी मुख्यतः हमारे ट्रिप्टोफैन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसको हमें यूज करना चाहिए। किसको? प्रोटीन युक्त आहार में हमें ट्रिप्टोफैन की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए। ओके, तो इसका विसर्जन जो है मूत्र के द्वारा होता है, और हमें इसकी पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। प्रोटीन युक्त आहार में ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं विटामिन B3 की, हम थोड़ा उस पर नजर डालेंगे। इसकी विशेषताएं क्या हैं? ओके, विटामिन B3 की विशेषता। अब इसकी विशेषता क्या है? यह ठंडे जल में कम और गर्म जल में अधिक घुलनशील होता है। हमारा नियासिन जो है गर्म जल में अधिक घुलनशील होता है। यह सफेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है, और इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद कसैला होता है, और यह अम्ल, क्षार, ताप, वायु के प्रति स्थिर रहता है। ओके, और 120 डिग्री तापक्रम पर यह सही अवस्था में रहता है। तो यह ठंडे जल में कम बट गर्म जल में अधिक घुलनशील होता है। जल में अधिक घुलनशील, और यह कैसा होता है? यह सफेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। यह सफेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद कसैला होता है। स्वाद कसैला। और क्या होता है? यह अम्ल, क्षार और ताप और वायु के प्रति स्थिर होता है। अम्ल, क्षार, ताप और वायु के प्रति स्थिर होता है। स्थिर होता है। ओके, और यह 120 डिग्री तापक्रम पर अपनी सही अवस्था में ही
रहता है या नष्ट नहीं होता है। तापक्रम पर सही अवस्था में रहता है। ओके, तो यह ठंडे जल में कम गर्म जल में अधिक घुलनशील होता है या सफेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। इसका स्वाद कसैला होता है या अम्ल क्षार और वायु के प्रति स्थिर रहता है। 120 डिग्री टेम्परेचर पर यह अपनी सही अवस्था में रहता है, नष्ट नहीं होता। कौन? विटामिन B3 यानी हमारा जो नियासिन है। अब कभी कभी क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि नियासिन की कमी से होने वाले लक्षण कौन कौन से। ऑप्शन में सारे कई ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो उसमें आप देखेंगे क्या कौन कौन से लक्षण है हमारा। डायरिया और डर्मेटाइटिस और डेमेंशिया। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे लक्षण जो है हमारे पेलाग्रा के लक्षण है या फिर विटामिन B3 की कमी से यह होता है। तो आज हम लोगों का विटामिन B2 और B3 कंप्लीट हुआ। अब कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।